हेलो। तो हम इंग्लिश में टेंस का अध्ययन करने वाले थे, लेकिन टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है और इनमें सबसे ज़्यादा टेंस में जो प्रभावित होता है वह सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की वजह से पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है। इसलिए हम सब्जेक्ट के बारे में वैसे पढ़े तो हैं, लेकिन सब्जेक्ट की कुछ मूलभूत बातें वापस पढ़ लेते हैं कि सब्जेक्ट तीन प्रकार का होता है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हम तीन प्रकार के सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे थे: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई तथा वी ये दो सब्जेक्ट आते हैं, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में इनके अलावा यानी आई, वी तथा यू, इन तीनों के अलावा अगर कोई होता है तो वो थर्ड पर्सन में आता है। आगे बढ़ते हैं। अब टेंस क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इंग्लिश में अलग अलग सेंटेंस होते हैं, अलग अलग समय व स्थिति में सेंटेंस बदल जाते हैं, जैसे हिंदी में बदलते हैं। ये जो आप देख रहे हो सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं: राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ चुका है, राम पढ़ता था, राम पढ़ रहा था, राम पढ़ेगा। यहाँ काम भी एक है, करने वाला भी एक है, लेकिन समय अलग अलग है, स्थितियाँ अलग अलग है, ऐसे में सेंटेंस अलग अलग बना है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में भी ये सेंटेंस अलग अलग बनते हैं समय व स्थितियों के अनुसार, और इनके जो बनाने के रूल होते हैं वो टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो अंग्रेजी में टेंस तीन प्रकार के होते हैं: एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो अभी का चलता है, जैसे मैं काम करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैंने अभी काम किया है, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, ये मतलब अभी काम चल रहा है या किया है अभी अभी, तो ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है, यानी जो वर्तमान काल है। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल ही कहते हैं। कहते हैं नहीं कि भाई हमें प्रेजेंट की सोचनी चाहिए, पास्ट की नहीं सोचनी चाहिए, यानी वर्तमान की सोचनी चाहिए। पहले क्या हुआ, पास्ट का मतलब है पहले की बातें और प्रेजेंट का मतलब है आज की बातें। तो प्रेजेंट यानी अभी जो काम हुआ है उसके बारे में जो रूल होते हैं वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। पास्ट टेंस में पहले की बातें हैं जो भूतकाल में हुआ था, जैसे उसने काम किया था, वो काम करता था, वो काम कर रहा था, ये सभी पहले की बातें हैं, तो ये पास्ट टेंस के अंतर्गत आती है। लेकिन फ्यूचर टेंस के अंतर्गत वे बातें आती है जो भविष्य में होगी, जैसे वो काम करेगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएंगे। जो काम अभी वर्तमान में चलता है वो पास्ट प्रेजेंट टेंस में, जो पहले चल रहा था, चल चुका था, वो पास्ट टेंस में, और जो आने वाले समय में चलेगा वो फ्यूचर टेंस में होता है। अब ये जो टेंस होते हैं इनके भी 4 भाग होते हैं, यानी 3 टेंस है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए। फिर पास्ट टेंस के भी यही 4 भाग हो गए: पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग है: फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की अध्ययन करेंगे। अब आप मुझे बताओ, प्रेजेंट टेंस में हम कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं? जो सबसे पहले आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत क्या होता है? ये कुछ वाक्य आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं: राम किताब पढ़ता है, गोविंद बोलता है, सीता गाना गाती है, हम दौड़ने जाते हैं, तुम नाचते हो, ता है, ती है, ते हो। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आते हैं, यानी वाक्य के अंत में जो वर्ब होती है, वर्ब का अंतिम शब्द ता है, ते है, ती है, इस प्रकार के होते हैं, तो वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा अब ये कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा
तुम रोज नहीं नहाते हो, इसमें नए शब्द का प्रयोग हुआ है। वह मंदिर नहीं जाता है, माधव नहीं बोलता है, मैं नहीं पढ़ता हूँ। इस प्रकार के जो सेंटेंस है इनके लास्ट में भी ते है, ता है, इस प्रकार के शब्द आए हैं, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा क्या तुम नहाते हो, क्या मोहन गाना गाता है, क्या भुवनेश्वरी पढ़ती है, ये क्या से शुरू होते हैं लेकिन लास्ट में यहाँ भी ते है, ता है, ती है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आते हैं। क्या मोहन नहीं नहाता है, क्या सीता नहीं पढ़ती है, क्या मैं गांव नहीं जाता हूँ, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत। तुम गांव क्यों जाते हो, तुम घूमने कहाँ जाते हो, मोहन स्कूल कैसे जाता है, तुम हॉस्पिटल किस से जाते हो, इनमें भी ता है, ती है, ते है, मतलब ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेज है। अब सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेज का अध्ययन हम लोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेज वे सेंटेंसेज होते हैं जो साधारण होते हैं, जैसे एक वाक्य में आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इसमें नई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। अब मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसमें नई शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या मैं पढ़ता हूँ, इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो जिन वाक्यों में नई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, जिनमें किसी तरह का प्रश्न नहीं पूछा गया है, वे अफर्मेटिव सेंटेंसेज के अंतर्गत आते हैं, सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो अब सकारात्मक वाक्यों को बनाने के रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो सबसे पहला जो रूल आपके सामने लिखा हुआ है वो एक विशेष स्थिति में अप्लाई होता है। किस स्थिति में? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और दूसरी बात सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी हो। सब्जेक्ट सिंगुलर भी होना चाहिए, थर्ड पर्सन भी होना चाहिए, तो ये रूल लगेगा। कौन सा रूल? अंग्रेजी बनाते टाइम सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद एस या ई एस आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आप बोलोगे ये सिंगुलर क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है? सिंगुलर मतलब अकेला। राम पढ़ता है, इसमें राम अकेला है, लेकिन बच्चे खेलते हैं तो ये बच्चे इसमें अकेले नहीं हैं, इसका मतलब ये सिंगुलर नहीं है, तो राम सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब है अकेला, सिंगल। दूसरी बात थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के बारे में अगर बात करें तो हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी ये दो सब्जेक्ट आते हैं, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है, और इनके अलावा अगर कोई होता है तो वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। जैसे राम पढ़ता है, ये सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन भी है, क्योंकि आई और वी से फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और इनके अलावा राम आ गया तो थर्ड पर्सन। ठीक है। अब आप बोलोगे एस किसके पीछे लगेगा और ई एस किसके पीछे लगेगा? जिस वर्ब के लास्ट में एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो या ओ हो, उसके पीछे ई एस लगता है। आप बोलोगे कैसे लगेगा, हमको कुछ समझ में नहीं आया, आप बोलते जा रहे हो। उदाहरण तो कुछ दो। ठीक है, राम किताब पढ़ता है। सबसे पहले तो इसका सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? राम। क्या राम सिंगुलर है? जी हाँ, राम सिंगुलर है क्योंकि राम अकेला है। दूसरी बात, क्या राम थर्ड पर्सन है? जी हाँ, राम थर्ड पर्सन भी है। बोलोगे कैसे? क्योंकि आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, तो इनके अलावा राम आ गया तो वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, राम सिंगुलर भी है, राम थर्ड पर्सन भी है, तो ऊपर जो रूल लिखा हुआ है वो लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर एस या ई एस आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आप बोलोगे सब्जेक्ट तो हमें पता चल गया कि ये राम है। राम क्या है? राम सब्जेक्ट है। लेकिन दूसरी बात करें अगर, तो हमें सब्जेक्ट तो मिल गया लेकिन वर्ब चाहिए। अब वर्ब क्या है? वर्ब वो होती है जो काम किया जाता है। इसमें राम काम तो कर रहा है, लेकिन काम क्या कर रहा है? वो पढ़ने का काम कर रहा है। तो ये जो पढ़ता वर्ड लिखा हुआ है ये वर्ब है, पढ़ना इसमें वर्ब हो गया। और पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड। तो यहाँ वर्ब है पढ़ना और इसको इंग्लिश में कहते हैं रीड, READ, रीड। ठीक है, अब सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, एस या ई एस हम लगा देंगे। यहाँ रीड के पीछे एस लगेगा क्योंकि ई एस कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लगता है, बाकी ज़्यादातर बार एस ही लगता है।
ठीक है। और विशेष परिस्थितियां हम पहले भी बता दी है, अगर लास्ट में एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, ओ हो, उनके पीछे ई एस लगता है, अदरवाइज एस ही लगेगा, मतलब रीड के पीछे एस लगेगा। फिर सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, एस लगा दिया। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो वर्ब से प्रश्न पूछो, राम किताब पढ़ता है। वर्ब से आगे प्रश्न लगाओ, क्या पढ़ता है? तो उत्तर आएगा किताब पढ़ता है। तो वो किताब ऑब्जेक्ट है। किताब को इंग्लिश में कहते हैं बुक। ठीक है। अब हमें सब कुछ मिल गए, राम मिल गया, मतलब सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब की पहली फॉर्म मिल गई, एस या ई एस भी मिल गया और ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अब इस राम किताब पढ़ता है कि अंग्रेजी बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, मतलब राम। तो हमने सबसे पहले लिख दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया राम, उसके बाद हमने लिख दिया वर्ब। वर्ब है यहाँ पर रीड, फिर एस या ई एस में एस लगा दिया, रीड्स हो गया। फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया बुक, राम रीड्स बुक, हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखो रीड की तीनों फॉर्म है, आर ई ए डी रीड, रीड यानी पढ़ना। सेकेंड फॉर्म है आर ई ए डी रेड, और थर्ड फॉर्म भी है आर ई ए डी रेड। लिखने में तीनों एक होती है, स्पेलिंग तीनों की एक होती है, लेकिन पढ़ते अलग अलग है। रीड, रेड, रेड, और रीड का अर्थ होता है पढ़ना। अब गोविंद स्कूल जाता है, गोविंद स्कूल जाता है। यहां भी हमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, काम कौन कर रहा है? गोविंद, इसका मतलब गोविंद सब्जेक्ट है। अब देखना पड़ेगा क्या गोविंद सिंगुलर है? जी हाँ, गोविंद अकेला है, इसका मतलब सिंगुलर है। क्या गोविंद थर्ड पर्सन है? बिल्कुल, गोविंद थर्ड पर्सन भी है, क्योंकि ये आई नहीं है, वी नहीं है और यू भी नहीं है, इसका मतलब ये थर्ड पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और गोविंद थर्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट सिंगुलर भी है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी है, इसका मतलब ऊपर वाला रूल लगेगा। आप बोलोगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होता या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं होता तो फिर क्या ये ऊपर वाला रूल नहीं लगता? जी नहीं, ऊपर वाला रूल लगता, लेकिन उसमें वो एस या ई एस लिखा हुआ है ना, वो नहीं लगता। वो लगाने के लिए सब्जेक्ट सिंगुलर भी होना चाहिए और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी देर में चर्चा करने वाले हैं, तो अभी हम इसको देखते हैं। गोविंद हमें सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। अब हमें चाहिए वर्ब। तो वर्ब क्या है? जाता, क्योंकि काम जाने का हो रहा है, इसका मतलब वर्ब है जाता, जिसको जाना से जाता बना है, और जाता को, जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो। तो वर्ब है गो, सब्जेक्ट है गोविंद, वर्ब है गो। अब ऑब्जेक्ट चाहिए, कहाँ जाता है? बोले स्कूल, तो स्कूल ऑब्जेक्ट है। स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब की पहली फॉर्म मिल गई हमको, ई और एस या ई एस हमारे पास पड़ा है, और ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस वाक्य की अंग्रेजी बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गोविंद, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, मतलब वर्ब है गो, फिर एस या ई एस, इसमें ई एस लगेगा, गो के पीछे ई एस, गोज हो गया, गोविंद गोज। फिर आ गया ऑब्जेक्ट स्कूल, गोविंद गोज टू स्कूल, गोविंद गोज टू स्कूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये गो, गो का अर्थ है जाना, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। सेकंड फॉर्म की बात कर तो वेंट, डब्ल्यू ई एन टी वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन, जी ओ एन ई गॉन। अब आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वह पत्र लिखता है। काम कौन कर रहा है? वह। क्या ये सिंगुलर है? बिल्कुल ये सिंगुलर है। क्या ये थर्ड पर्सन भी है? जी हाँ, ये आई नहीं है, वी नहीं है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं, यू सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ही, वह को इंग्लिश में ही कहते हैं, ही थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो सिंगुलर नहीं है, सॉरी, सब्जेक्ट सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, इसका मतलब इसमें भी वर्ब के बाद एस या ई एस लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट मिल गया वह, वर्ब क्या है? काम किसका हो रहा है? लिखने का, तो वर्ब है लिखना, लिखता, और लिखना को इंग्लिश में कहते हैं राइट। ठीक है, अब चाहिए ऑब्जेक्ट, क्या लिखता है? पत्र, तो पत्र हो गया ऑब्जेक्ट, और पत्र को इंग्लिश में कहते हैं लेटर। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वह मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, वह, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ही आ गया, सब्जेक्ट हो गया। अब चाहिए वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब है राइट, और राइट के पहली फॉर्म है राइट।
ठीक है, तो वर्ब की पहली फॉर्म हो गई राइट, और उसके बाद हमें चाहिए एस या ई एस, तो इसके पीछे लगा दिया एस, तो ये हो गया राइट्स, ही राइट्स। अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की पहली फॉर्म हो गई, एस या ई एस हो गया। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है लेटर, तो अब आएगा लेटर, ही राइट्स द लेटर। द का प्रयोग इसमें हुआ है, बाकी लेटर सही है, ठीक है। ही राइट्स द लेटर, वह पत्र लिखता है। ये राइट की तीनों फॉर्म है, WRITE राइट यानी लिखना, WROTE रोट, और WRITTEN रिटन, राइट रोट रिटन। राइट का अर्थ होता है लिखना। वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी है, क्योंकि आई वी नहीं है, यू नहीं है। आई वी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत, यू सेकंड पर्सन के अंतर्गत, इनके अलावा सारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत। इसका मतलब सी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। सब्जेक्ट यहाँ पर खाना पकाने का काम वह कर रही है, मतलब सी कर रही है, तो सब्जेक्ट है सी। दूसरी बात, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हमें ऊपर क्या चाहिए वाक्य बनाने के लिए, वर्ब की पहली फॉर्म चाहिए। वर्ब क्या है, पकाना, पकाती, तो पकाती शब्द बना है पकाना से, और पकाना को इंग्लिश में कहते हैं कुक, इसका मतलब वर्ब हो गया कुक। अब चाहिए एस या एस तो पढ़ा है, अब चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पकाती है, खाना, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट है खाना। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें वाक्य बनाना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ऊपर वाला रूल देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसका मतलब सबसे पहले सी आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सी आ गया। अब चाहिए वर्ब की पहली फॉर्म। वर्ब की पहली फॉर्म में कुक, और इसके पीछे एस या ई एस लगेगा। एस या ई एस इसलिए लगेगा क्योंकि वह यानी सी सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो कुक के पीछे एस लग जाएगा, सी कुक्स हो जाएगा। वर्ब की पहली फॉर्म हो गई और उसके पीछे एस या ई एस लग गया। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है फूड, तो सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, द नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। सी कुक्स फूड, गलती से द लिख दिया है तो उसको मिटा दीजिएगा। शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। अब कुक का अर्थ है पकाना, सेकंड फॉर्म हो गई कुक्ड, कुक के पीछे ईडी लगा दिया, और थर्ड पर्सन में, थर्ड फॉर्म में भी कुक के पीछे ईडी लगा दिया, कुक, कुक्ड, कुक्ड। गोविंद फुटबॉल खेलता है, गोविंद सिंगुलर है, गोविंद थर्ड पर्सन है, क्योंकि आई नहीं है, वी नहीं है, यू नहीं है, इसके अलावा जो भी है थर्ड पर्सन है, इसका मतलब गोविंद थर्ड पर्सन में है, और अकेला है, इसका मतलब सिंगुलर है। इस ठीक है, गोविंद सिंगुलर है, गोविंद थर्ड पर्सन है। अब इसमें गोविंद सब्जेक्ट हो गया, काम फुटबॉल खेलने का काम गोविंद कर रहा है, इसका मतलब गोविंद सब्जेक्ट हो गया। वर्ब चाहिए, वर्ब की पहली फॉर्म चाहिए खेलना, खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, तो वर्ब हो गया प्ले, सब्जेक्ट हो गया गोविंद, वर्ब हो गया प्ले। अब चाहिए एस या ई एस, तो हम लगा देंगे। ऑब्जेक्ट हमको चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, गोविंद खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस सेंटेंस को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट हो गया गोविंद, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लिखते हैं प्ले, उसके बाद एस, तो गोविंद प्लेज हो गया, सब्जेक्ट आ गया गोविंद, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद एस या ई एस में एस, प्लेज, और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट फुटबॉल, गोविंद प्लेज फुटबॉल, गोविंद फुटबॉल खेलता है। प्ले का अर्थ है खेलना, सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड, प्ले के पीछे ईडी लगा दिया, प्लेड, प्लेड। यहाँ जो वाक्य लिखा हुआ है गलती से कुछ और लिख दिया है, यहाँ पर सही लिखा हुआ है रमेश दौड़ता है, रमेश दौड़ता है। रमेश सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, रमेश सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है। सब्जेक्ट हो गया रमेश,
क्योंकि ये काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। इसका मतलब दौड़ना हो गया वर्ब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रन। रन यानी दौड़ना, RUN। और ऑब्जेक्ट इसमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि क्या दौड़ता है? कुछ नहीं, पता नहीं, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। अब अंग्रेजी बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा रमेश, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म रन, और उसके बाद एस, रमेश रन्स। रमेश रन्स, ये हो गया। रन की 3 फॉर्म है, RUN रन, रन यानी दौड़ना। सेकंड फॉर्म है RAN रैन, और थर्ड फॉर्म है RUN रन। रन, रैन, रन। वह स्कूल जाता है। यहाँ भी सब्जेक्ट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, क्योंकि आई नहीं है, वी नहीं है, यू नहीं है, इनके अलावा जो भी है थर्ड पर्सन है। यहाँ सब्जेक्ट है वह, ही, इसका मतलब ये भी थर्ड पर्सन है। काम क्या कर रहा है? वह जाता है, तो वर्ब हो गया जाना। जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो। अब पीछे बचता है कहाँ जाता है? स्कूल। इसका मतलब स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इसकी बनाने की कोशिश करते हैं इंग्लिश। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हो गया ही, ठीक है। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है, तो वर्ब की पहली फॉर्म है यहाँ पर लिखी हुई है गो, और गो के बाद में हमें एस या ES लगाना है, तो यहाँ पर ES लगेगा, तो गोज हो जाएगा, ही गोज। अब चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है स्कूल, लेकिन गोज के बाद में टू लगेगा। गो या गोज जो भी होता है उसके पीछे टू लगता है, तो यहाँ होगा टू स्कूल। ऑब्जेक्ट आ गया स्कूल, ठीक है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। गो की तीनों फॉर्म, GO गो, गो यानी जाना। सेकेंड फॉर्म वेंट, WENT, और थर्ड फॉर्म गॉन, GONE। गो, वेंट, गॉन। सीता गाना गाती है। सीता क्या करती है? सीता गाना गाती है। सीता यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी है। सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, और सब्जेक्ट है कौन? सीता। काम क्या कर रही है? गाती है, तो गाती हो गया वर्ब। जो गाने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं सिंग, SING, सिंग। सिंग यानी गाना, ये गाने की प्रक्रिया। क्या गाती है? गाना, तो गाना हो गया ऑब्जेक्ट, सॉन्ग। सब्जेक्ट हो गया सीता, वर्ब हो गया सिंग, ऑब्जेक्ट हो गया सॉन्ग। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट सीता। सीता आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म सिंग, SING वर्ब है ना, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। उसके पीछे S या ES लगेगा, तो सिंग्स हो जाएगा, SINGS, सिंग्स। सीता सिंग्स, और उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग, तो यहां पर लिख दिया सॉन्ग। सीता सिंग्स सॉन्ग, सीता गाना गाती है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंग यानी गाना, सेकेंड फॉर्म सेंग और थर्ड फॉर्म संग। सिंग, सेंग, संग। SING सिंग, SANG सेंग, SUNG संग। बीच का आई चेंज हो रहा है, आई का एक बार एक कर दिया, एक बार यू कर दिया। सिंग, सेंग, संग।